हेलो एवरीवन। कल तक हम लोग कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर जो था आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसको बहुत ही अच्छा से कंप्लीट कर दिए थे। एक टॉपिक मात्र आपका उसका रह गया था जो हम लोग इस वीडियो में निपटा देंगे। तो आज के वीडियो के बाद आपका ना ही एक भी क्वेश्चन आंसर छूटेगा चैप्टर 1 का, ना ही एक भी ऐसा टॉपिक रहेगा जो हमने नहीं पढ़ाया है। यदि आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देख रखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री PDF, एक भी रुपया चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक है अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए यही वो टॉपिक है जो पिछला हम पहले वीडियो में हम लोग नहीं करवा पाए थे। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक चीज़ दूसरे चीज़ से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। जैसे देखिए आपको हम देसी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें क्या करिए, मिट्टी डाल दीजिए, मिट्टी को बढ़िया से मिला दीजिए। लेकिन फिर कुछ देर बाद क्या होगा, वो मिट्टी नीचे बढ़ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। मतलब एक तरह से बोला जाए तो मिट्टी और पानी अलग अलग हो जाता है। तो इस टाइप का जैसे देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, इसको क्या पढ़ते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। इसको ई है Ag होता है सिल्वर, NO3 होता है नाइट्रेट। तो क्या पढ़ेंगे इसको, सिल्वर नाइट्रेट। ये देखिए पहले नाम समझ लीजिए, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। Na होता है सोडियम, Cl होता है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। उसी तरह देखिए इसको क्या बोले, जहाँ Cl लगेगा उसको बोलेंगे क्लोराइड। Ag क्या होता है, Ag अभी बताया आपको सिल्वर होता है, तो ये क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। और देखिए इसको बोले हम आपको अभी बताए ना, ये सोडियम होता है और NO3 होता है नाइट्रेट, तो ये क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट। देखिए जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, AgCl बनता है, जो कि नीचे जाके बैठ जाता है, नीचे में जैसे विलयन के नीचे में जाके जमा हो जाता है, और फिर NaNO3 का विलयन बन जाता है, AgNO3। इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालें, विलयन मतलब समझते हैं, आपका घोल होता है वो एक तरह से, किसका घोल, सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। इसका घोल में जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को डालेंगे तो क्या होगा, Na इसके पास पहुंच जाएगा, इसके साथ में बना लेगा विलयन में घुल जाएगा Na, ठीक है। और Ag जो है इस Cl के साथ में मिल करके नीचे जाके बैठ जाएगा। तो यही जो अभिक्रिया होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक चीज़ नीचे जा करके बैठ जाता है, ठीक है। कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखना है आपको PDF में दिया होगा, ठीक है। एकदम उसी तरह से लिखेगा, PDF बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं PDF में। उसके बाद देखिए अगला आपका क्वेश्चन, ये तो टॉपिक था, ये तो क्वेश्चन खैर कभी कभी बन जाता है। ये सब क्वेश्चन जो बाकी 5 क्वेश्चन है वो हर एक बार पूछता है परीक्षा में। देखिए क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। लोहा का कील ले लीजिए, उसको कॉपर सल्फेट, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, लिखा हुआ है कॉपर को लिखते हैं Cu, सल्फेट मतलब SO4, ये हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो जब हम लोग आयरन लोहा को लिखते हैं Fe, आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, ये आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो होता क्या है, कॉपर सल्फेट का रंग पहले होता है नीला, इसको बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं, नीला थोथा। और ये विलयन जो रहता है इसका रंग कैसा होता है, नीला। कैसा होता है बाबू, नीला, ठीक है। जब इसमें आयरन को डालते हैं, आयरन क्या करता है, कॉपर को उसका विलयन से भगा देता है। देखिए भगा के डंगा के अलग कर दिया ना, और अपना जाके विलयन बना लिया। तो क्या होता है, आयरन सल्फेट का विलयन बन जाता है और कॉपर जो है अलग हो जाता है। तो होता क्या है, देखिए जैसे विलयन बनाने वाला बदल गया तो ये हो जाएगा, आयरन सल्फेट का जो विलयन होता है ये होता है हरा रंग का। कैसा रंग का होता है, हरा रंग का होता है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, जब हम लोग आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, आयरन क्या करता है, कॉपर को उसका विलयन से विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, और आयरन सल्फेट का विलयन बना लेता है। इसी कारण क्या होता है, विलयन नीला से कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग बदल के कैसा हो जाता है, क्या बोलिएगा, हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, हम आपको विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाए थे, उसका क्या है, ये चीज़ जो दिया हुआ है ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, और उसी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर का प्रत्येक तत्व का परमाणु का संख्या बराबर होता है उसको हम लोग संतुलित रासायनिक कहते हैं। ये चीज़ हम आपको बता रखे हैं पहले वाला वीडियो में, नहीं देखे हैं तो फिर कह रहे हैं, जाके जरूर देख लीजिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। उसके आगे क्वेश्चन है, समीकरण को संतुलित काहे करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, जरूरी है। आपको यदि दिया हुआ है, देखिए संतुलित करते कैसे करते हैं, H2 + O2 गिवन डेट दिया हुआ है H2O। संतुलित करना क्यों जरूरी है, अभी हम आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए
हाइड्रोजन मान लिए हम आपको 2 किलो हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए। मान लीजिए 2 किलो हाइड्रोजन लिए, 2 किलो ऑक्सीजन लिए, कितना 2 किलो हाइड्रोजन 2 किलो ऑक्सीजन, बना कितना, देखिए जब इस साइड आए तो हाइड्रोजन कितना 2 किलो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना किलो है, कुछ नहीं तो 1 किलो है, तो 1 किलो ऑक्सीजन कहाँ चला गया, हाइड्रोजन का 2 मात्रा लिए, ऑक्सीजन का 2 परमाणु लिए, 2 परमाणु हाइड्रोजन 2 परमाणु ऑक्सीजन, तो इधर 2 परमाणु हाइड्रोजन का तो मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन एक को मिला, एक थोड़ा कहाँ चला गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि पदार्थ का या फिर द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है ना तो विनाश हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, इधर ऑक्सीजन 1 गो है, मतलब परमाणु द्रव्यमान कहीं ना कहीं तो घटा है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, तो क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे, नहीं तो इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम का उल्लंघन कर रहा है, उसका नियम से बाहर जा रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको संतुलित किया जाता है ताकि द्रव्यमान संरक्षण जो अपना नियम है द्रव्यमान संरक्षण का, उसका उल्लंघन नहीं करे, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन भी हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो PDF पढ़िएगा तो एक के बार में समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया होता है जिससे ऊष्मा निकलता है, क्या होता है, बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा बोलिए या ऊर्जा बोलिए, बात एक ही है, ठीक है, या ऊष्मा निकले या ऊर्जा निकले, दोनों को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अब समझिए श्वसन में क्या होता है, हम लोग श्वास अंदर लिए पेट के भीतर में जो खाना जो है टूट करके ग्लूकोज बना होता है, वो क्या करता है, जो सांस लिए, सांस जाता है भीतर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज के साथ में मिल करके अभिक्रिया करके ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। जो हम लोग को ताकत मिलता है ना, वो कैसे मिलता है, ग्लूकोज भीतर में, खाना टूट करके ग्लूकोज बना हुआ है भीतर में, सांस लेंगे ऑक्सीजन जाएगा भीतर में, ग्लूकोज इंतजार करता है, सांस आएगा, बस अभिक्रिया करके क्या करता है, ऊर्जा मुक्त करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम लोग को ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो क्या हुआ, एक तरह से इसमें ऊर्जा निकल रहा है ना, हम आपको बता दिए हैं कि जहाँ पे ऊर्जा या ऊष्मा निकलेगा उसको क्या बोल देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल देंगे। बस इसी को लिखना है, उसको लिखा हुआ आपको PDF में मिल ही जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत मतलब उल्टा क्यों कहा गया है। वियोजन अभिक्रिया आप लोग पढ़े हैं, एक बड़का यौगिक दूसरे ज़्यादा छोटा यौगिक में टूट जाता है, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया भी आप लोग पढ़े हैं, ढेरी यौगिक जो मतलब ढेरी चीज़ जुड़ करके एक बड़का चीज़ बनाता है, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये दोनों अलग अलग, दोनों को विपरीत क्यों कहा गया है। देखिए तो होता क्या है, वियोजन अभिक्रिया में वियोजन होता है मतलब बड़ा यौगिक टूटता है, और जबकि संयोजन अभिक्रिया में संयोजन होता है मतलब 2 या 2 से छोटा तत्व जुड़ करके एक बड़ा चीज़ बनाता है। वियोजन में क्या होता है, बड़का टूट करके छोटा में बढ़ता है, और संयोजन में क्या होता है, छोटा छोटा मिल के बड़ा बनता है। तो अब आप ही को पता चल रहा होगा एक दूसरे का उल्टा है, एक छोटा से टूट के बड़ा, छोटा मिल करके बड़ा बनता है, एक बड़ा से टूट के छोटा बनता है, दोनों उल्टा है, समझाने वाला कोई बात है नहीं। उसके बाद लोहे की वस्तु को हम लोग पेंट क्यों करते हैं। लोहा का जो वस्तु होता है, लोहा का कोई भी सामान है, उसको देखिएगा प्राइमर लगाते हैं उसके ऊपर में, पेंट कर देते हैं उसके ऊपर में। ऐसा क्यों करते हैं, तो समझिए, सबको आप लोग भी जानते होंगे कि लोहा में जंग से बचाने के लिए उसको पेंट करते हैं। होता क्या है, जैसे लोहा नमी युक्त वायु, मतलब क्या होता है, वायु में जब हल्का हल्का पानी का मात्रा होगा, वो जैसे लोहा के संपर्क में आता है, लोहा में जंग लगना शुरू हो जाता है। तो पेंट करने से वायु का संपर्क लोहा से टूट जाता है, जिसकी वजह से उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप घबराइए मत, सब चीज़ का जो PDF है हम आपको बता चुके, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पढ़िएगा ना, तो हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान आसान शब्द में लिखे हुए हैं, उसको जाके ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो यदि आपको आज तक का जितना भी चीज़ हम बताया उतना चीज़ समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि कहीं पर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, हम अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में चैप्टर 2 के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।